हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन सेट 5 का प्रैक्टिस करने वाले हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10। और ये देखिए सेट 5। इसके भी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं सेम, और जो 4 सेट के इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए थे सेम उसी प्रकार से हैं। जैसे टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसे आप लोग को सेलेक्ट करना है। सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई भी आप लोगों को मार्क्स वगैरह नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शन। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं रीडिंग सेक्शन से। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग। ओके, टोटल मार्क्स 10, ये हमारा 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अच्छे से पढ़िए और जो सेलेक्ट करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसे सेलेक्ट कीजिए। ओके, क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ देखते हैं। कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक ऑफ पीपुल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि पूरे संसार में कॉफ़ी और टी जो है वो फेवरेट ड्रिंक के रूप में है। आप लोग भी जानते हैं, आए दिन हमारे घर में भी बनता ही है। चाय कॉफ़ी के बिना शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जहाँ गुजारा चलता हो। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप, और ख़ासकर नॉर्दर्न यूरोप में। ठीक है, यानी उत्तरी यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट, और मध्य पूर्वी पूर्वोत्तर भाग भाग में जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप, इन द मिडिल ईस्ट सम पीपुल पुट क्रीम एंड शुगर इन देयर कॉफ़ी। और कुछ लोग तो इतने शौकीन होते हैं कि वो अपने कॉफ़ी में जो हैं एक्स्ट्रा क्रीम और शुगर ऐड करते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर मोर कॉफ़ी इज़ यूज्ड देन एनी अदर नेशन। और ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन में जो है किसी भी दूसरे राष्ट्र से ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैनी पीपुल ड्रिंक देयर कॉफ़ी ब्लैक विदाउट क्रीम और शुगर। ठीक है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने कॉफ़ी को जो पीते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्रीम भी नहीं होता है और शुगर भी नहीं होता है, विदाउट क्रीम और शुगर। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ नॉर्दर्न यूरोप जो था ये हमारा फेमस है। फिर जो है क्रीम और शुगर को हटा देते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? ब्लैक कॉफ़ी बन जाता है। ठीक है, कॉफ़ी ब्लैक विदाउट क्रीम और शुगर। नोमैड्स हु ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी लाइक टू बॉयल एंड कूल इट सेवरल टाइम्स। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नोमैड्स लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि वे अपने कॉफ़ी जो बनाते हैं उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद कई बार उसे ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर उसे पीते हैं, बिफोर ड्रिंकिंग इट, यानी पीने से पहले। इन चाइना, जापान एंड अदर ओरिएंटल कंट्रीज वे टी इज़ द नेशनल ड्रिंक। और ये देखिए आपका चीन और जापान में तो यहाँ तक बोल रहा है कि ये जो है चाय और कॉफ़ी ये सब क्या है, ये नेशनल ड्रिंक बन गया। ठीक है, राष्ट्रीय पेय। पीपल डू नॉट यूज़ शुगर इन देयर टी। लेकिन चीन और जापान के लोग जो हैं वो हमारे जैसे नहीं यूज़ करते हैं चाय को, बल्कि वो विदाउट शुगर उसे यूज़ करते हैं। बट इन इंग्लैंड वे टी इज़ ऑल्सो ए नेशनल ड्रिंक। लेकिन इंग्लैंड में भी नेशनल ड्रिंक का उसे दर्जा प्राप्त है। मैनी पीपुल यूज़ शुगर, यानी चीन और जापान में विदाउट शुगर यूज़ करते हैं और इंग्लैंड में शुगर के साथ यूज़ करते हैं। मोस्ट पीपुल वांट देयर टी एंड कॉफ़ी वेरी हॉट। अधिकांश लोगों को देखिएगा अपना चाय और कॉफ़ी जो है वो हॉट पसंद है, यानी गर्म वो पसंद करते हैं। हम लोग भी गर्म चाय या कॉफ़ी ही पसंद करते हैं। लेकिन अमेरिकन्स ड्रिंक आइस्ड टी। लेकिन अमेरिकन जो अमेरिकी हैं वे लोग आइस्ड टी पीते हैं, यानी ठंडी चाय। ठीक है, बर्फ़ डालकर। एंड समटाइम्स आइस कॉफ़ी स्पेशली इन समर, और गर्मियों के दिनों में तो वे आइस कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लेट सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी? तो ब्लैक कॉफ़ी हमने बताया फेवरेट हॉट ड्रिंक विद कॉफ़ी विथ क्रीम एंड शुगर, कॉफ़ी विदाउट क्रीम एंड शुगर, कॉफ़ी विथ आइस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी विदाउट क्रीम एंड शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉफ़ी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू अमेरिकन्स ड्रिंक आइस कॉफ़ी? अब अमेरिकन्स लोग आइस कॉफ़ी कब पीते हैं? ये आप लोग ऐसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, विंटर में, समर में, व्हेन टू कोल्ड, व्हेन टू हॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बोल रहा है? देखिए कॉफ़ी स्पेशली इन समर, यहाँ पर हम लोग का आंसर छुपा हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए विच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप? नॉर्दर्न यूरोप में कौन सा ड्रिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो ये देखिए कॉफ़ी के बारे में, इज़ पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप। तो राइट आंसर इज कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर ए, 3 का ए करेक्ट होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए व्हाट इज स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नोमैड्स? ठीक है, स्पेशल क्या है कॉफ़ी के विषय में जो ड्रिंक नोमैड्स लोग ड्रिंक करते हैं?
दे लाइक टू ड्रिंक इट विथ शुगर, वे शुगर के साथ इसे लेना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ड्रिंक इट विथ क्रीम, ये उसे क्रीम के साथ लेना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ड्रिंक इट विथ आइस, ये उसे आइस के साथ लेना पसंद करते हैं। या फिर दे लाइक टू ड्रिंक इट आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम्स। तो ये सही है कि नोमैड्स लोग कॉफ़ी जो पीते हैं फिर गर्म करने के पश्चात वो कई बार उसे ठंडा करते हैं और उसके बाद उस कॉफ़ी का सेवन करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द अपोजिट एंटोनिम। ठीक है, अपोजिट पूछ रहा है आप लोगों को, किसका अपोजिट बताना है? हॉट एंड मोस्ट। देखिएगा दो वर्ड है, ठीक है, तो एक सिर्फ एक देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हॉट का कोल्ड नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कोल्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो यही तीन में से तो कोई एक होगा क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो हॉट का अपोजिट तो हमें कोल्ड पता चल गया, लेकिन अब दूसरा वर्ड जो है मोस्ट का भी हमें अपोजिट खोजना है। ठीक है, मोस्ट का मैनी, ये देखिए मैनी मैनी मैंने भी ज़्यादा होता है, मोस्ट मैंने भी ज़्यादा, इसलिए ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन तो पहले ही अलग हो गया है। और वाम मने होता है गर्म, ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट आंसर इज लिस्ट, लिस्ट मने होता है कम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? कोल्ड एंड लीस्ट। ओके, मतलब ठंडा और कम। अगेन वी हैव ए पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। क्या ये पैसेज बोल रहा है? इट इज़ वेल नोन टू एवरीवन दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। ये सभी को ही हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वे देश के भविष्य होते हैं किसी भी राष्ट्र का। वे माने एक बोलिए तो पूरा राष्ट्र उन्हीं बच्चों के कंधों पर टिका हुआ रहता है कि वे बच्चे जैसे होंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, जैसी मेहनत करेंगे, जैसे सर्विस प्राप्त करेंगे, देश की सेवा करेंगे, उसी प्रकार से वो देश भी आगे बढ़ेगा। द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री, किसी देश का वेलफेयर यानी कल्याण और वृद्धि, प्रोग्रेस विकास जो है, कंट्री रेस्ट ऑन देयर शोल्डर्स, उन्हीं के कंधों पर है। बिकॉज देयर आर द स्टूडेंट्स हु शेप देमसेल्व्स इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ्स, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, ये जब उन लोगों का लिखने पढ़ने का समय होता है, आगे बढ़ने का समय होता है, उस समय ये अपने जीवन को, अपने लाइफ को सजाते संवारते हैं, जिससे कि एक तरह से देखने में लग रहा है कि वो अपने लाइफ को सजा संवार रहे हैं, पढ़ लिख के खुद कमा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी बनते हैं, जो कि देश के लिए बहुत अच्छी बात है। द बेटर अगेन द बेटर द सिटीजन्स द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर ए नेशन कैन बिकम। ठीक है, जितने यानी वहाँ के जो नागरिक होंगे वो जितने प्रोग्रेसिव होंगे, जितने विकास की ओर अग्रसर होंगे, जितने हेल्दी होंगे, उतना ही वो राष्ट्र भी उसी प्रकार से विकास और हेल्दी बनेगा। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ जापान, हमारे पास जापान का उदाहरण है, देख लीजिए। बिफोर अस विच वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो हमने पता चला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, आप देखिएगा जापान जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, अपनी इंडस्ट्री के दम पर, अपनी सोच के दम पर, अपने युवा जो लोग हैं उनके दम पर आज देखिए जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है जापान के विषय में ही? दे हैड टू प्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड। एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, रोजी रोटी का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में उन्होंने डिसिप्लिन से काम किया। ठीक है, अनुशासनता पूर्वक। दे हैड टू पुट एन एंड टू देयर स्ट्राइक्स डेमोन्स्ट्रेशंस। जनरली क्या होता है, कोई भी देश में देखिए कोई घटना घटती है, कुछ भी उस तरह से झगड़ा विवाद, या जिस प्रकार से जापान की घटना हुई, वैसा यदि किसी और देश में होता तो शायद वो स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस करते। स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस कहने का मतलब ये धरना प्रदर्शन वगैरह। ठीक है, कहीं भी देखिए कुछ भी कांड होता है तो लोग धरना पर बैठ जाते हैं। अब धरना पर बैठने से उसका समाधान तो नहीं हो जाएगा, वो चीज़ सॉल्यूशन तो नहीं हो जाएगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसका उपाय कैसे किया जाए। एगिटेशंस एंड कॉन्टेजुअस सोशल इविल्स, ठीक है, और साथ ही साथ सोशल इविल्स भी, जो सामाजिक बुराइयां वगैरह होती हैं, ये सब में भी वे लोग नहीं रहते, शामिल रहते थे। ओके, दे हैड टू योग दमसेल्व्स टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। ये देखिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में लगाया, रचनात्मक कार्यों में, न कि ध्वंसात्मक कार्यों में, खराब कार्यों में, जैसे धरना प्रदर्शन, इस तरह से घटना होने से लोग कहीं आग जला देते हैं, आंदोलन करते हैं। भाई आंदोलन करने से, कुछ धरना करने से या कहीं बम फोड़ देने से थोड़ी कुछ समाधान हो जाएगा, बल्कि उससे और नुकसान ही होगा। लेकिन जापान में ऐसा नहीं हुआ। इन केस दे हैड कंटिन्यूड टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन यूजलेस परसुएट्स। जनरली क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो अपना टाइम और एनर्जी को यूजलेस परसुएट्स यानी जो अनावश्यक क्रियाकलाप होते हैं उसमें अपने समय, धन और शक्ति को बर्बाद करते हैं। दे वुड हैव बीन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डार्केस्ट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और इस प्रकार से वे क्या करते हैं, देश को अंधेरे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक्टिविटी कीजिएगा, असर तो आपके देश को पड़ेगा।
नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। क्या बोलता है, हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज में फ्यूचर ऑफ टुमारो माने कल का जो फ्यूचर भविष्य किसे बोला जा रहा है, सोल्जर्स को, लीडर्स को, चिल्ड्रन को, सिटीजन्स को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रंस को बोला जा रहा है भविष्य। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस, एक राष्ट्र कैसे प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, व्हेन द चिल्ड्रन शेप देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, ये देखिए पहला ही हमें आंसर मिल गया, जब बच्चे जो है अपने फॉर्मेटिव ईयर्स, जब उनका पलने बढ़ने लिखने पढ़ने और जो सही काम करने का समय है उसको वो सजाएंगे संवारेंगे, तभी जाके वो कोई भी राष्ट्र प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, सिर्फ व्हेन द चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के कल्याण में बच्चे शामिल होंगे। व्हेन द चिल्ड्रन रिमेन हेल्दी, जब बच्चे हेल्दी होंगे। व्हेन चिल्ड्रन रिमेन प्रोग्रेसिव, जब बच्चे प्रोग्रेसिव होंगे। सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, ठीक है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द चिल्ड्रन शेप देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, जब बच्चे जो हैं अपने फॉर्मेटिव ईयर्स को शेप देंगे, आकार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का जो घटना घटा उससे जापान को जो क्षति हुई उससे वो कैसे गेट आउट यानी बाहर निकला, कैसे, यानी उसने अपने अपने आप को संभाला। तो क्या किया, बाय शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्पेयर। ये देखिए, ये बी ऑप्शन हमें मिल गया कि उन्होंने एवरी स्पेयर यानी प्रत्येक भाग में उन्होंने क्या किया, डिसिप्लिन का परिचय दिया, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन। ठीक है, कोई चोरी चमारी नहीं, कोई घूसखोरी नहीं, कुछ उस प्रकार से कुछ नहीं, हर जगह डिसिप्लिन। ठीक है, बाय वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी, ये तो नहीं होगा। बाय पुटिंग देमसेल्व्स इन देयर प्रोग्रेस, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हमें मिल गया पहले ही, वो होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस। नीचे जो लिस्ट दिया गया है इनमें से कौन सा जापान के द्वारा नहीं किया गया अपने प्रोग्रेस को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉट डन, नहीं किया गया बोल रहा है। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पुटिंग टू एन एंड टू देयर स्ट्राइक्स एंड डेमोस्ट्रेशंस, यानी धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब को, तो ये सब तो किया। ठीक है, हमें नॉट पूछ रहा है। ठीक है, पुटिंग एन एंड टू देयर कॉन्टेजियस सोशल इविल्स, ये भी किए थे। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर्स। ठीक है, एक ऑप्शन छूट गया, पुटिंग एंड एंड टू देयर एगिटेशंस, अपने जो गुस्से वगैरह हैं ये सबको, तो ये भी किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, फ्यूचर लीडर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये उन्होंने नहीं किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बोल रहा है, नॉट बोल रहा है, नॉट डन, नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इससे पहले जो हमने देखा ये सब किया गया था। ठीक है, ये भी किया गया, ये भी किया गया और सी भी किया गया, तो डी नहीं किया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, नॉट पूछ रहा है तो डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन्फेक्टुअस। यहाँ जो पैसेज में वर्ड मिला उसमें कौन सा वर्ड इन्फेक्टुअस के समानार्थी है। ठीक है, जिसका मतलब इन्फेक्टुअस होता है, दैट इज कॉन्टेजुअस। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट। देखिए, अब हम लोग आ गए राइटिंग सेक्शन में, जो कि 8 मार्क्स का है। रीड द कंपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, क्या बोल रहा है। ठीक है, इसे पढ़िए और अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिल कीजिए। ठीक है, 11, 12, 13, 14 चार ऑप्शंस दिए गए हैं चारों के। प्लास्टिक मटेरियल हार्म्स आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हार्मिंग, हार्म्ड, हार्म्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक मटेरियल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, हानि पहुंचाते हैं। एंड टू द मैक्सिमम इट इज ऑफन, ठीक है, मिस्टेकन। अब 12 का ए होगा, इट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश। एक्चुअली क्या होता है, गलती से ये जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फिश, जलीय जीव वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बाय मिस्टेक यानी गलती से भोजन का समझकर प्लास्टिक को इनहेल कर लेते हैं, वो उसे खा लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, फिशिंग लीडिंग टू देयर डेथ। 13 नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन गोइंग ऑन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस यानी खोज अनुसंधान वगैरह ये सब जारी है। ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक, कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक वगैरह का जो है आविष्कार किया जाए, जिससे कि कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो 11 का हार्म्स हो गया, 12 का मिस्टेकन, 13 का डेथ एंड 14 का हैव बीन गोइंग ऑन। फिर क्या बोल रहा है, रीड द इनफॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, अब हमें एक लेटर आ रहा है और इसी प्रकार से जैसे इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमने भरा, उसी प्रकार से हम लोगों को इस लेटर को भी फिल करना है। ठीक है, लेटर क्या बोल रहा है, टू द हेडमास्टर संत पॉल हाई स्कूल, 25 अक्टूबर 2021 थ्रू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्प्टिंग फ़ी, यानी फीस माफ़ी के लिए आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हेडमास्टर को लिखा गया है। तो अब आइए हम लोग इस फीस माफ़ी का से रिलेटेड जो है एप्लीकेशंस आप लोगों ने कई सारे किए होंगे,
और तो आइए हम लोग इसे करते हैं, ठीक है। 15, 16, 17, 18 को हम लोग फिल करते हैं। क्या बोल रहा है? विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट, ठीक है, आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस, ठीक है। देखते हैं कैन नॉट है कि नहीं। कैन नॉट अटेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही है, कैन नॉट अटेंड। 15 का एक सही है। कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 25/10/2021, यहाँ स्लैश होगा, इस छूट गया है, टू 30 अक्टूबर 2021 आई engaged, ठीक है, आई हैव engaged। सी, आई हैव engaged इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लासेस फॉर 5 days, क्योंकि आप जो आपकी सिस्टर का मैरिज सेरेमनी होने वाला है, विवाह समारोह वगैरह, तो इसलिए आप 5 दिन कुड नॉट अटेंड माई क्लासेस फॉर 5 days, 5 दिन के लिए जो है क्या है, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या बोल रहे हो? आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट है ऑप्शन नंबर सी। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज मी फ्रॉम पेइंग एब्सेंस फाइन फॉर 5 days, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेरा जो एब्सेंस फाइन है 5 दिनों का, उसे माफ़ कीजिए। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, ठीक है, मैं इसका बहुत आभारी रहूँगा आपका। यूज़ फेथफुली, ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, फेथफुली, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हम लोगों का लेटर के भी 4 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का ग्रामर सेक्शन, दैट कैरीज टोटल 5 मार्क्स, जो कि 5 मार्क्स का है ग्रामर सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। ग्रामर में सबसे पहले हमें वर्ब्स फिल करना है। क्या बोल रहा है इसमें, देखिए 19, ही डैश हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, लास्ट संडे बोल रहा है, यानी पार हो गया, ठीक है, पिछले संडे को, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग प्रेजेंट में है, हैड सेलिब्रेटेड, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ही सेलिब्रेटेड हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वी वर टेकिंग लंच, ठीक है, जब हम लोग यहाँ भी देखिएगा 20 में भी वेयर बोल रहा है, यानी थे, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। द पोस्टमैन नॉक्स, नॉक्ड, नॉकिंग, वेयर नॉकिंग, ठीक है, वेयर तो होगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादा नहीं है, एक ही पोस्टमैन है। क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉक्ड द डोर, ठीक है, द पोस्टमैन नॉक्ड द डोर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका पास्ट का ही बात हो रहा है, विजिटेड, ठीक है, पास्ट फॉर्म में आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। तो यहाँ हैज़, हैड, टेलीफोन्स, इज टेलीफोन, हैड टेलीफोन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्या बोल रहा है? हैड ही टेलीफोन्ड मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट फॉर्म जो अप्रोप्रिएट है उसे सेलेक्ट करना है। द टीचर सेड टू मी, ठीक है, आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, ठीक है, ये हमारा जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, उसे इनडायरेक्ट में बनाना है। द टीचर सेड टू मी, तो यहाँ देखिएगा सेड टू मी, मी यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए टोल्ड मी होगा। द टीचर टोल्ड मी, तो देखिएगा टीचर सेड है, पास्ट फॉर्म में है, पास्ट में है, इसलिए द टीचर टोल्ड, ठीक है, मी, द टीचर टोल्ड मी, ये देखिए 2 ऑप्शन हमें मिल गए, ठीक है। टेल्स जो है ये टेल्स तो नहीं होगा, द टीचर सेड भी, ये भी नहीं होगा, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी 2 मिला। अब देखिएगा आगे हमें क्या बनाना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, क्या है हमारा? आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम, ठीक है, आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम, तो इसका क्या होगा? आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम, ठीक है, हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, ठीक है, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, फिर से हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बोल रहा है। गांधी सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ठीक है, तो ये देखिएगा इस प्रकार के जो भी फ्रेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, कहावत वगैरह, तो वो प्रेजेंट फॉर्म में ही रहते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो गांधी सेड, ठीक है, यहाँ तो सेड टू मी ऐसा करके नहीं है, इसलिए गांधी सेड ही होगा। तो देखिएगा यहाँ टोल्ड वाले को पहले ही माइनस कर दीजिए, टोल्ड ये दोनों ए और सी नहीं होगा, और बी और डी में हमें देखना है, ठीक है, बी और डी में क्या है? गांधी सेड, गांधी सेड, यहाँ तक ठीक है, दैट भी ठीक है, दैट भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी पे इन द लॉन्ग रन, यहाँ देखिएगा एस को पेज जो है उस पेज में आपका एस को हटा दिया है, ठीक है, एस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस प्रकार से रहेगा तो कोई भी फ्रेज जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह इस प्रकार की चीज़ें जो रहती हैं तो
वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। खाली हमें क्या करना है, सेड के बाद आपका जो इस फॉर्म में इनडायरेक्ट फॉर्म में सेड के बाद यहाँ पर आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है और उस पर क्या लगा देना है, दैट। ठीक है, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ये वाला। नाउ अगेन वी हैव ए पैसेज, हम लोग पहुंच गए सेक्शन डी लिटरेचर, और ये कितने मार्क्स का है, 17 मार्क्स का है। ठीक है, 12+5। तो आइए अब इस पैराग्राफ को करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो, ये देखिए आप पकड़ लिए होंगे चैप्टर कहाँ से है, लेंचो। ठीक है, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, किस चैप्टर का है, ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर का है ये। क्या बोल रहा है, किस जगह का ये वर्णन किया गया है, देखिए पैराग्राफ में। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो है लेंचो अपनी एक आशा के विषय में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड। ठीक है, वो गॉड से हेल्प लेने की सोच रहा था। यानी ये पैराग्राफ उस समय से लिया गया है जब लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, क्योंकि पहले उसने भगवान से मदद क्यों, अब फसल ठीक रहेगा तो भगवान से मदद क्यों मांगेगा। फसल उसके पूरी हिल स्टोन्स के द्वारा जो बर्फ ओलावृष्टि वगैरह हुई उसके उससे पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई। वो भगवान से हेल्प मांगने की सोचा। ठीक है, और उसके अनुसार वो क्या बोलता है, हुज आइज एज ही सेड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। ठीक है, भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि यदि किसी के अंतर मन में, किसी के कॉन्साइंस में, कॉन्साइंस कहने का मतलब अंतर मन, किसी की चेतना, किसी के मन में जो बात है वो भी भगवान जान जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा भगवान के पास जब भी जाते हैं तो आप लोग भी भगवान के पास जैसे मुझे विद्या दे, बुद्धि दे, धन दौलत दे, इस प्रकार से जो भी प्रेयर करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के माइक लेके नहीं बोलते हो। ठीक है, आप मन ही मन बोलते हो, भगवान मैं पास हो जाऊं, मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने मन ही मन बोलते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि आप भगवान से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे बातचीत कर रहे हो। ठीक है, तो वही चेतना, कंसाइंस। लेंचो वाज ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो है उसे ऑक्स ऑफ ए मैन बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्स ऑफ ए मैन कहने का मतलब जो है आपका लेंचो का मतलब जो है यहाँ पर बैल से नहीं है। ठीक है, लेंचो बैल नहीं है। ठीक है, बल्कि कहने का मतलब ऑक्स ऑफ ए मैन किस रूप में यूज़ किया गया है, मतलब वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाला है, बहुत हार्ड काम करता है। ठीक है, बहुत खटता है, तो इसीलिए ऑक्स ऑफ ए मैन बोल रहा है। और बोल भी रहा है, देखिए, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। ठीक है, एकदम जानवर की तरह करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखने जानता है। द फॉलोइंग संडे, और आगे आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, दिन में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो खुद उसे टाउन ले गया और मेल में पोस्ट किया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, एक लेटर था जो उसने किसको लिखा था, अपने गॉड को। ठीक है, भगवान को लिखा था। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, लेंचो का लास्ट होप क्या था। ठीक है, तो लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमें मिल गया, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो दिस इज आवर राइट आंसर। पोस्ट ऑफिस से नहीं, पोस्ट मास्टर से भी नहीं, ठीक है, रिलेटिव्स भी नहीं, वो अकेले रहता था भाई, उसका तो कोई रिलेटिव था नहीं, तो इसलिए उसकी लास्ट होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये देखिए वही पूछ दिया, ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवर की तरह काम करना, कहने का मतलब कठिन परिश्रम करना। तो इस स्टेटमेंट कथन का क्या मीनिंग है, ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही बता दिया। आंसर देखते हैं, लेंचो वाज एन इलिटरेट मैन, लेंचो जो है वो अनपढ़ था, इग्नोरेंट अज्ञान था, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन, ये देखिए हार्ड वर्किंग मिल गया, एनिमल की तरह काम करने वाला। ठीक है, लेंचो वाज ए केयरलेस मैन, केयरलेस तो था नहीं भाई, कठिन काम करता था, तो केयरलेस कहाँ से हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑक्समैन, ऑक्स ऑफ ए मैन कहने का मतलब हो गया ये जो यूज़ किया गया है, एंड ऑक्स ऑफ मैन कहने का मतलब क्या हो गया, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन। क्वेश्चन नंबर 26, टू होम डिड लेंचो राइट ए लेटर, लेंचो लेटर किसको लिखता है, पोस्ट मास्टर को, पोस्टमैन को, गॉड को, फ्रेंड को। तो ये जाहिर सी बात है गॉड को लिखता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सोल, ठीक है, इस पैसेज में सोल का मतलब क्या होता है, गॉड, भगवान, डे ब्रेक, कॉन्साइंस, इंस्ट्रक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोल का मतलब क्या होता है, कंसाइंस। ठीक है, अगेन रीड द एक्सट्रैक्ट, फिर क्या बोल रहा है, इन द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें पोएम का, पोएट्री का पैसेज दिया गया है और उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पकड़ना पड़ेगा कि ये पोइट्री, ये जो पैसेज है ये किस पोइट्री का है। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका ट्वाइस आइस यूज़ किया गया है,
तो जो आपकी पोइट्री है रॉबर्ट फ्रोस्ट की फायर एंड आइस, उसी से ये पैरा लिया गया है, फायर एंड आइस से। और क्या बोल रहा है पोएट्री में, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश माने नाश होना, खत्म होना, मृत्यु, यदि इसे 2 बार मृत्यु होना हुआ, आई थिंक आई न्यू ऑफ हेट, लेखक बोल रहे हैं कि मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ। ठीक है, हेट मीन्स हो गया नफरत। ठीक है, आजकल देखिएगा देश दुनिया जहाँ में भाई भाई से लड़ रहा है, एक परिवार में आपस में लोग लड़ रहे हैं, कि गांव में लोग लड़ रहे हैं, तो ये किस वजह से, हेटरेट की वजह से, नफरत की वजह से। लोग इतना एक दूसरे से माने द्वेष रखते हैं, इतना एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं, और इसी तरह से लास्ट में नफरत से ही वो लोग एक दूसरे को मार पीट के ख़त्म कर देंगे और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा उसका मानना है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, और यदि फिर तबाही होनी है तो उसके लिए आइस भी काफ़ी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं जो ये ग्लेशियर्स वगैरह हमारे पिघलते जा रहे हैं, और चारों तरफ देखोगे पानी ही पानी हो जाएगा, बर्फ़, और जो इसलिए वो बोल रहा है डिस्ट्रक्शन एंड वुड सफिश, और ये भी सफिशिएंट है। तो ये था आप लोगों का पैराग्राफ फायर एंड आइस से रिलेटेड। देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या बोल रहा है। नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ठीक है, उस कविता का नाम बताना है जिससे कि एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो ये देखिए हमने पकड़ लिया फायर एंड आइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। डस्ट ऑफ स्नो की नहीं होगा, टाइगर का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, बॉल पोएम का भी बात नहीं हो रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी फायर एंड आइस। ठीक है, उसी का है ये। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। उस कवि का, लेखक का नाम बताना है जिसने इसे लिखा है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है फायर एंड आइस। लेस्ली नॉरिस तो टाइगर वाला लिखे हैं, जॉन मैरीबर्न भी नहीं, रॉबिन क्लेन भी नहीं, ये सब नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट। ये जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा, ये वाला, ठीक है, इसके अनुसार बोल रहा है कि इस संसार का सफाया कैसे होगा, इस संसार का खात्मा कैसे होगा। ठीक है, वर्ल्ड कम टू एंड एंड कैसे होगा। ग्रोइंग डिज़ायर, इंटॉलरेंस, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करना, या डिज़ायर इच्छा, ग्रोइंग हेट्रेड, ये देखिए हेट्रेड नफरत मिल गया, या ग्रोइंग ग्रेड लालच हो गया। ठीक है, तो जो कविता में ऐसे सारे सही हैं, लेकिन जो कविता के अनुसार बोल रहा है वो ग्रोइंग हेट्रेड है। ठीक है, ग्रोइंग हेट्रेड इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच वर्ड आर राइमिंग विथ ट्वाइस। इनमें से कौन से जो शब्द हैं वो ट्वाइस से राइम कर रहे हैं। ठीक है, राइम करने का मतलब होता है तुकबंदी। जैसे सिंपल गाना में आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोग जो सिंगर्स होते हैं वो माने गाने के लय को तुकबंदी करते हैं, लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं जाता था खाता था, तो यहाँ जाता था खाता था क्या कर रहे हैं वो माने आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग राइम बोलते हैं। तो ट्वाइस के साथ कौन सा राइम कर रहा है, तो हेट ग्रेट तो नहीं हो रहा है, ये देखिए अलग साउंड निकल रहा है, एक जैसा साउंड होना चाहिए। पेरिस डिस्ट्रक्शन ये भी नहीं होगा, थिंक नो नहीं होगा, ये देखिए हमारा राइट आंसर आइस एंड सफिस। ठीक है, सफाइस। ओके, जिस प्रकार से हम लोग ट्वाइस का उच्चारण करते हैं उसी तरह से ट्वाइस आइस एक जैसा आवाज निकल रहा है। फिर देखिएगा ट्वाइस सफाइस, ठीक है, इस प्रकार से एक जैसा आवाज निकल रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो। अब हम लोग देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए, पोएट्री वाला खत्म हो गया जो पैसेज हमने पढ़ा था। व्हाट डिस्ट्रॉयज द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो, किस चीज़ ने लेंचो की जो क्रॉप्स थी, जो उसकी फसल थी, ठीक है, उसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, हेवी रेन्स, वर्षा तो हुई थी, हैवी हेल स्टोन्स ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ओलावृष्टि जो हुई थी, प्लेग ऑफ लोकस्टस ये तो नहीं हुआ था, ड्रॉट सूखा ये भी नहीं हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हैवी हेल स्टोन्स। ठीक है, भारी जो ओलावृष्टि हुई उसी की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। क्वेश्चन नंबर 33, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, महात्मा गांधी ये तो होगा नहीं, नेल्सन मंडेला, ये देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर डी क्लार्क ये भी नहीं, थाबो मैबकी ये भी नहीं थे। ठीक है, ये सब थे मतलब स्वतंत्रता सेनानी टाइप से थे, आंदोलन में शामिल थे ये सब। आप बोल सकते हैं नेल्सन मंडेला जी के ये सब सीनियर लोग थे, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट बना, तो नेल्सन मंडेला जी बने। क्वेश्चन नंबर 34, वाई वॉज द सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगुल जो है वो उड़ान भरने से क्यों डर रहा था। ठीक है, देर वॉज ए वास्ट ओशियन बिफोर हिम, ये तो सही लग रहा है। हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी फ्लोन, ये भी उड़ गए थे। ही वॉज वेरी वीक, कमज़ोर था, ऐसी बात तो कहीं चैप्टर में नहीं आई कि वो कमज़ोर था बोल के। इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी कि ये उसका फर्स्ट फ्लाइट था। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि
ये जो है उसकी पहली उड़ान थी। और जब भी आप पहले स्टार्टिंग करते हो, ठीक है, आप लोग भी देखिएगा, जैसे बाइक वगैरह यूज़ करते हो तो पहली पहली बार चलाते हो तो काफ़ी डर लगता है, ठीक है, आप लोग सामने देखने की बजाय नीचे देखते हो, डर लगता है, ठीक है, जबकि आदमी को बाइक राइडिंग के समय सामने देखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चक्का को देखते हैं कि किधर जा रहा है किधर नहीं। तो जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट करेगा तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है वो डर मने लगेगा ही। तो इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी, ठीक है। 34। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल। ठीक है, लेखक ऐसा क्यों बोलता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, कि पेपर का जो पेशेंस होता है, उसकी जो धैर्य शक्ति होती है, उसकी जो सहन शक्ति होती है, वो पीपुल यानी लोगों से ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि पेपर, हम लोग जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो देखोगे एक समय तक वो सुनेगा, हमारी बातों को समझेगा, और ज़्यादा हम लोग उस तरह से करेंगे तो ये क्या बकवास कर रहा है, बकबक कर रहा है, हमेशा फालतू बात करता है, हमेशा अपना परेशानी बताते रहता है, इस प्रकार से वो बोलेगा, ठीक है। तो लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है। पेपर में हम लोग देखेगा, हमें जो भी समस्या, हमें जो भी प्रॉब्लम है, 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, पूरी रात बैठ के लिखते रहो, लेकिन पेपर आपको कोई गाली नहीं देगा, पेपर आपसे गुस्सा भी नहीं करेगा, ठीक है। और वो कभी नहीं बोलेगा कि मत लिखो यार, बस हो गया और पेपर में मत लिखो, ऐसा पेपर कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बोल जा रहा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, पेपर की जो पेशेंस शक्ति है, धैर्य शक्ति है, सहनशीलता है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप लोगों का राइट आंसर है, वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर, ठीक है। पेपर में जो है वो क्या करते हैं, कोई भी मने कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और कितनी ही मने लेंथ तक, यानी कितना भी लंबा उसमें लिखो, कुछ उसको असर नहीं होगा, ठीक है। आप अपने सारे जीवन भर लिखते रहोगे फिर भी पेपर बस नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को यदि बोलोगे जीवन भर तो शायद मैंने आपकी बात सुन के ही वो ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ। अब देखिए, ट्रिकी जो हमारा डॉगी था, उसकी पुअर हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, यानी कौन जिम्मेदार था। रिस्पॉन्सिबल मीन्स ट्रिकी की बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार था। मिस्टर हैरियट, ये तो होगा नहीं क्योंकि वो तो डॉक्टर था, वो तो ठीक करेगा। गार्डनर, ये भी जिम्मेदार नहीं था। मिसेस पम्फ्री, ये देखिए उसकी मालकिन ही उसके लिए जिम्मेदार थी। ये राइट आंसर है कि वो उसे इतना ठूस ठूस के खिलाती थी कि हम लोग का 3 टाइम का खाना तो वो एक ही बार में खा जाता था, ठीक है। और हमने शायद वैसे वैसे चीज़ों के नाम भी नहीं सुने होंगे जितनी चीज़ें वो खा जाता था पूरे दिन भर में, और एक दिन 2 दिन नहीं बल्कि वो डेली का, सुबह दोपहर शाम का टाइम, ठीक। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था, मिसेस पम्फ्री, क्योंकि वो ना उसे एक्सरसाइज कराती थी, ना उसे सही समय पर या एक लिमिटेड मात्रा में जो प्रॉपर डाइट होता है जितना लेना चाहिए उतना देती थी, ठीक है। बल्कि वो खा खा के कमज़ोर हो गया था और मैडम सोचती थी कि वो कुपोषण का शिकार हो गया और नहीं खा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए ट्राइम्प ऑफ सर्जरी। आपने ये जो चैप्टर पढ़ा ए ट्राइम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है, इस पार्ट से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, क्या मोरल मिलता है, ठीक है। तो वी शुड नॉट कीप डॉग एज ए पेट, हमें जो है कुत्ते को पालतू के रूप में नहीं रखना चाहिए, ये सीख मिलती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, ठीक है, ये सही लग रहा है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सपोज ठीक है, हम मान लो देख रहे हैं आप बहुत अच्छे जो है ये हो मान लीजिए सिंगर हो, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा गाना ही गा रहे हो, गाना ही गा रहे हो, गाना ही गा रहे हो, ठीक है, एक्सेस कर दे रहे हो, ठीक है, और ना खाने का ध्यान है, ना सही समय पे सोते हो, ना कुछ उस प्रकार से करते हो, तो एक समय क्या आएगा, आप माने आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक हद तक ही, एक उचित समय तक ही, एक हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, गुड डॉक्टर शुड नॉट बी कंसल्टेड, अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए पेट को। वी शुड प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द पेट, हमें पेट को सभी न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जो हमें पूछ रहा है लेसन हमें बताना है, ठीक है। अब लेसन यानी क्या, जो मोरल निकल कर आता है, यानी उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिलती है। तो राइट आंसर यही है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। क्वेश्चन नंबर 38, वाई वॉज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, ठीक है। टेम्पटेशन मीन्स क्या था, लुभावना, ठीक है। तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में ये टेम्पटेशन क्यों था, कहने का मतलब हैरियट के यहाँ जब वो ट्रिकी को ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था तो उसे परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे, ठीक है। तो क्यों परमानेंट गेस्ट के रूप में ट्रिकी को रखना चाहते थे, दे वेर एंजॉइंग एक्स वाइन एंड ब्रांडी, ये तो करते थे।
ट्रिकी वॉज रिकवरिंग वेरी फास्ट, ये तो नहीं होगा। हैरियट वॉज नॉट बीइंग पेड, ये भी नहीं। ट्रिकी वॉज ए गुड एज अदर एनिमल, ठीक है, ये भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा करेक्ट आंसर। दे वेर इंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी, यानी एक्चुअली ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्री वो ठीक हो रहा है बोल के एग हुआ, वाइन हुआ, ब्रांडी हुआ, डेली वो उसे भेजा करती थी, ठीक है, दर्जनों, ठीक है, एक एक बार में दो दो दर्जन तक, इस प्रकार से। अब लेखक तो जान रहा था, जो हैरियट थे वो तो जान रहे थे कि इसकी प्रॉब्लम खाने की है, इसलिए वो क्या करते थे, ट्रिकी को ब्रांडी एग वगैरह ना देकर खुद अपने और अपने स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ डेली उन लोगों का सुबह में पार्टी और दोपहर में पार्टी और शाम में पार्टी चलता था, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलो ऐसा पार्टी मिलेगा किसी कुत्ते को रखने से तो कौन उस कुत्ते को छोड़ना चाहेगा, इसीलिए वो मैंने एक तरह से लुभावना था, लालच था बोलिए, कि ट्रिकी को वे लोग परमानेंट गेस्ट के रूप में, कि ट्रिकी हमेशा यहाँ रह जाए तो हमेशा अंडा, ब्रांडी, वाइन, शराब वगैरह मिलते रहेगा। तो इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी में अनिल क्या है, राइटर है, नरेटर है, थीफ है, सर्वेंट है। नौकर तो नहीं था, चोर भी नहीं था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइटर, ठीक है। अनिल क्या था, वो राइटर था, अनिल के बारे में पूछ रहा है। तो थीफ स्टोरी, चोर की कहानी में अनिल क्या था, राइटर था, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। अनिल को चोर नहीं बता दीजिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो उसे क्या बता देंगे, चोर बता देंगे, तो चोर नहीं था। चोर आपका कौन था, आपका हरी सिंह था, ठीक है, हरी सिंह हमारा चोर था। कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेखक था, वो मैगजीन के लिए लिखा करता था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी, ठीक है, अनिल का मनी को चुराने के लिए वो चोर क्यों सोचा, यानी हरी सिंह क्यों अनिल का पैसा चुराने की सोचा। अनिल डजेंट टेक केयर ऑफ हिम, अनिल डजेंट गिव हिम प्रॉपर फूड, अनिल डजेंट पे हिम एनी मनी, ये देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अनिल जो है उसे किसी भी प्रकार की कोई पैसे के रूप में सहायता नहीं देता था, ठीक है, पैसा कोई भी पेमेंट, जैसे वो बोला था मैं मुझे काम पे रख लो ऐसे करके तो मैं पैसे नहीं दूंगा, बोल रहा है अच्छा ठीक है खाना दे देना, तो ठीक है खाना बनाओ ऐसे करके बोला था, तो खाना वाना बना देता था और खाना वो भी खाता था, पैसे वगैरह नहीं देता था। तो इसीलिए वो जब सोचा कि वो चोरी करने का सोचा, तो फाइनल उसने यही डिसाइड किया कि क्यों ना चोरी करूं, क्योंकि ये मैं इसको खाना वाना बना देता हूँ, मार्केटिंग कर देता हूँ, इतना बाज़ार वगैरह चला जाता हूँ इसके लिए, लेकिन ये इसके लिए मुझे कुछ भी पैसे नहीं देता है, तो इसीलिए उसने उस चोरी करने के लिए सोचा अनिल के। तो ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोगों को मॉडल सेट के रूप में सेट 5 में दिए गए थे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपसे कहीं पर कोई पैराग्राफ या कोई क्वेश्चन छूट गया होगा या नहीं समझ पाए होंगे तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करके वापस वीडियो को देख लीजिएगा। और कुछ हिंट्स यदि आप लोगों को चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चाहिए इससे रिलेटेड जिसमें डाउट है, तो वो क्लियर किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन कीजिएगा। So learners, for the next video, please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.